हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, जैसे कि हम अपने गांव जा रहे होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरे जगह कहीं घूमने जा रहे होते हैं, ट्रेन्स में जा रहे होते हैं, बसों में जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हम जंगलों को भी देखते हैं। ये सभी अपने आप वातावरण में, इन्वायरमेंट में कैसे चले आते हैं? एक्चुअली हर जगह जाके कोई इंसान प्लांट्स को लगा नहीं रहा होता है, ये अपने आप वातावरण में, इन्वायरमेंट में चले आते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन पृथ्वी पे चलते रहे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जीव, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, अपने जैसा अगला जीव का जन्म वो दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जीवन रुक जाएगा, जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जीवन को सपोर्ट करता है। हाउएवर, फॉर लाइफ टू गो ऑन, ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, दैट इज दे मस्ट रिप्रोड्यूस। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें अपने जैसे जीव को प्रोड्यूस करना जरूरी होता है ताकि लाइफ चलते रहे। उन्हें रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है। दस रिप्रोडक्शन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है ताकि पृथ्वी पे जीवन चलता रहे। Reproduction in plants is important not only for them but for animals and human beings also. Plants में reproduction ये बहुत important है, केवल उनके लिए ही नहीं, केवल प्लांट्स के लिए ही नहीं, ये रिप्रोडक्शन एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, शेर हिरन खाता है, पर हिरन तो प्लांट्स खाता है, तो अगर हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा। इसीलिए प्लांट्स जो है सभी के लिए ज़रूरी है। Plants reproduce either through seeds or other plant parts like leaves, roots, stem, etc. पौधे रिप्रोडक्शन का काम सीड्स से भी करते हैं और अपने प्लांट के दूसरे पार्ट्स से भी करते हैं, जैसे पत्तों से करते हैं, जैसे रूट्स से करते हैं, जैसे स्टेम से भी करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन का काम प्लांट के अदर पार्ट्स से भी होता है, सीड्स के अलावा। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एज डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, न्यू प्लांट्स मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड्स। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो नए पौधे होते हैं, ज़्यादातर नए पौधे सीड्स से निकलते हैं। A seed grows into a seedling when it is sown in the right type of soil and it receives sufficient amount of water, air and warmth. एक सीड जो है वो सीडलिंग बन जाता है जब उसे सूट करने वाली मिट्टी में अगर हम उसे बोते हैं, अगर उसको सफिशिएंट पानी मिलता है, उसको हवा मिलता है, गर्मी मिलती है, तो वो सीड जो है सीडलिंग बन जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस है जिससे कि सीड जो है सीडलिंग बन जाता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीड जो है डेवलप होकर के वो सीडलिंग बन जाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड थ्रू एन एक्टिविटी। जर्मिनेशन के प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग पहले समझ लें
सीड्स के स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को। ये आ गए हमारे बिंगो भाई। टेक सम ग्राम और बीन सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2-3 days, है ना। चने के कुछ दाने ले लीजिए, चने के दाने को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए। नाउ टेक आउट ए सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसमें से एक सीड निकालिए और उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए आप। यू विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज स्वेल्ड अप। आप देखेंगे कि एक बाहरी परत है जो कि फूल गया है, पानी के चलते वो फूल जाता है। दिस इज नोन एज सीड कोट। इसे हम सीड कोट कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है सीड कोट। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। इसका मेन काम होता है सीड को सुरक्षा देना, उसको बचा करके रखना। इफ यू रिमूव दिस यू विल फाइंड सीड लीव्स ऑल्सो नोन एज कोटिलेडन्स। सीड कोट को हटाने के बाद, मतलब छिलके को हटाने के बाद, छिलके को हटाने के बाद हमको मिलता है सीड लीव्स। ये है सीड लीव्स, इसको हम कोटिलेडन्स भी कहते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। इसका मेन काम होता है, इसके अंदर जो प्लांट जो बढ़ रहा होता है उसको खाना देना होता है। ऑन सेपरेटिंग दीज कोटिलेडन्स यू विल ऑब्जर्व ए बेबी प्लांट इनसाइड। कोटिलेडन्स को जब हम ऐसे अलग करते हैं तो इसके अंदर में एक बेबी प्लांट दिखता है। इट इज दिस बेबी प्लांट विच ग्रोज इनटू ए सीडलिंग। यही बेबी प्लांट जो है वो बढ़ के सीडलिंग बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये जो डेवलपमेंट है सीड का, जो कि सीड ग्रो होके सीडलिंग बन जाता है, वो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है। बिफोर ग्रोइंग इनटू ए फुल्ली ग्रोन प्लांट ए सीड हैज टू गो थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेजेस। एक बड़ा सा एक फुल्ली ग्रोन, मतलब एक पूरा प्लांट बनने से पहले एक सीड को बहुत सारे स्टेजेस से पार होना पड़ता है। दीज स्टेजेस आर एज फॉलोज। ये सारे स्टेजेस हैं जिनसे सीड्स को गुजरना पड़ता है प्लांट बनने से पहले। ए सीड इज सोन इन द सॉइल। पहले सीड को तो हम मिट्टी में बोते हैं। इट इज़ वाटर डेली सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजीली। एक सीड को पहले मिट्टी में बोया जाता है, उसे डेली पानी दिया जाता है ताकि वो मॉइस्ट रहे, एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजीली। और मॉइस्ट होने के कारण जो सीड कोट है वो आराम से खुल जाए। it gets air from the atmosphere and warmth from the sun. ये हवा लेता है एटमॉस्फेयर से और गर्मी लेता है सन से। उसके बाद क्या होता है, इस समय ये पहला स्टेज है। पहला स्टेज में हम क्या करते हैं, सीड को हम मिट्टी में बोते हैं, उसको डेली पानी देते हैं, उसको मॉइस्ट बनाते हैं ताकि जो उसका छिलका है वो आसानी से खुल जाए। हाँ, पहले स्टेज में उसको अच्छे से हवा मिलता है, उसको गर्मी मिलता है। अब उसके बाद दूसरा स्टेज है, द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। इन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो सीडलिंग जो है सीड कोट को तोड़ करके वो बाहर निकल आता है। द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड।
It obtains its food firstly from the cotyledons and then from the soil. ये अपना खाना पहले तो कोटिलेडन से ले रहा होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, और बाद में ये अपना खाना जो है मिट्टी से लेना शुरू कर देता है. जब बेबी प्लांट जब सीड के अंदर में होता है तब कोटिलेडन जो है उसे खाना प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जब वो मिट्टी में जब वो बाहर निकल जाता है तब उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि उसका रूट्स निकल आता है, शूट निकल आता है, वो हम अभी देखेंगे. इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम कोटिलेडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल. द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट. अभी क्या है कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, सीडलिंग जो है रूट और शूट को डेवलप कर लेता है. रूट मतलब जो जमीन के नीचे ग्रो होने वाला पार्ट है, और शूट मतलब जो जमीन के बाहर ऊपर ग्रो होने वाला पार्ट है. तो सीडलिंग रूट्स और शूट डेवलप करता है. फोर्थ, द सीडलिंग नाउ डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रोज इनटू ए प्लांट. सीडलिंग उसके बाद जो है पत्ते डेवलप करता है, लीव्स, और उसके बाद ब्रांचेस डेवलप करता है, और उसके बाद वो प्लांट में ग्रो हो जाता है. ये है चारों स्टेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है. पहला स्टेज में हम इसको मिट्टी में बोए हैं. दूसरा स्टेज में सीड कोट खुल गया है, सीड कोट खुल गया है, और उसके बाद ये जो है अपना खाना जो है मिट्टी से लेना शुरू करता है. द सीडलिंग उसके बाद जो है थर्ड स्टेज में रूट्स और ये शूट डेवलप कर रहा है. उसके बाद इधर देखिए पत्ते और ब्रांचेस ये डेवलप कर रहा है. तो ये 4 स्टेजेस है. Not all seeds grow into plants. Some seeds are damaged by animals, insects, wind और water. सारे बीज जो है वो प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ सीड्स जो हैं, कुछ बीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं जानवरों से, इंसेक्ट से, हवा से, पानी से, ये डैमेज हो जाते हैं. Some do not receive appropriate conditions of growth. कुछ को वो सही वातावरण नहीं मिल पाता जिसमें कि वो ग्रो हो सके. सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट. कुछ सीड जो हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के पास ही ग्रो होने लगते हैं. सच सीड्स compete with each other for the available food. अब वे सीड उनके पास क्या होने लगता है कि उनके पास खाने का अभाव होने लगता है, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है. एज ए रिजल्ट ओनली फ्यू ऑफ देम सर्वाइव वाइल द रेस्ट स्टार्व एंड डाई. अभी जिसके कारण क्या होता है कि कुछ ही बच पाते हैं, बाकी जो है खाने के अभाव में मर जाते हैं. टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लांट्स हैव डेवलप्ड Plants take help of agents like wind, water or animals to scatter their seeds. अब इस चीज़ से बचने के लिए कि वो पेरेंट प्लांट के पास ही आसपास ही वो ग्रो होने लगे, प्लांट्स ने क्या किया है कि वे अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग माध्यम का यूज़ लेते हैं. जैसे विंड हो गया, हवा का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को स्कैटर करने के लिए, सीड्स को बिखेरने के लिए. These agents carry the seeds and scatter them away from the parent plant. ये जो एजेंट्स हैं, ये माध्यम, विंड, वाटर, एनिमल्स, ये माध्यम क्या करते हैं कि ये सीड्स को अपने साथ कैरी करते हैं और पेरेंट प्लांट से उन्हें दूर लेके जाके स्कैटर कर देते हैं. दिस प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल. ये जो प्रोसेस है जिससे कि सीड्स जो है पेरेंट प्लांट से दूर हो करके जा करके स्कैटर्ड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल. Dispersal and its agents.
द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। या हम कह सकते हैं माध्यम, हाँ, मतलब ये जो सीड्स जो पेरेंट प्लांट से निकल के पूरे इन्वायरमेंट में जो फैलते हैं, इसका अलग अलग माध्यम है जिन्हें हम एजेंट्स कहते हैं। तो वो एजेंट्स हैं विंड, वाटर, एनिमल्स और ये है एक्सप्लोजन जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो इस माध्यम से इन्वायरमेंट में जो है सीड्स स्कैटर हो जाता है और उसके बाद सारे सीड्स तो वो प्लांट्स नहीं बन पाते हैं जिन्हें प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे वाटर, एयर, वार्मथ, जिन्हें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वे प्रॉपर सारी कंडीशन मिल जाती हैं, वे सीड ग्रो होके प्लांट बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं। नहीं तो बाकी मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। In order to facilitate dispersal by different agents, many seeds and fruit have developed special features। अभी क्या है कि इस चीज़ को हेल्प करने के लिए डिस्पर्सल को सहायता देने के लिए, ताकि सीड्स जो है इन्वायरमेंट में फैल जाए, बहुत सारे सीड्स ने और फ्रूट्स ने स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लिया है जिससे कि वे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दीज फीचर्स हेल्प देम। हाँ, उन्होंने कुछ खास गुण विकसित कर लिया है। लेट्स स्टडी हाउ दीज फीचर्स हेल्प देम इन देयर डिस्पर्सल एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ ईच एजेंट। अभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या फीचर डेवलप कर लिया है और क्या तरीका है ना, जिससे कि एजेंट जो है सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं। पहला है विंड। द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, sycamore and dandelion are very light and have either wings or hair on them। ये जो बीज होते हैं कॉटन के, साइकामोर के, डैंडिलियन के, ये जो बीज होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं और इनके अंदर विंग्स होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ये जो फीचर्स हैं हल्का होने के कारण ये हवा में एक जगह से दूसरे जगह फैल जाते हैं। Water. The seeds or fruit of plants growing near or in water are either spongy or fibrous. This enables them to float on water। अब जो सीड या फिर फ्रूट जो है प्लांट के, वो अगर पानी में ग्रो हो रहे होते हैं तो वो स्पॉन्जी होते हैं, फाइब्रस होते हैं। इससे क्या होता है कि वो स्पॉन्जी होने के कारण वो पानी में फ्लोट करते हैं और पानी जो है इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस फ्रूट एंड सीड्स ऑफ मैनग्रोव। अभी ये जो कोकोनट हो गया, लोटस फ्रूट हो गया, मैनग्रोव के सीड्स हो गए, ये जो है पानी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्लेशी फ्रूट like apple, mangoes, etc. and throw away their seeds in different places. These seeds germinate into new plants and on getting appropriate condition for growth। अभी इंसान और जानवर ये फ्लेशी फ्रूट खाते हैं, मतलब गूदादार, जिसमें गूदा होता है, उस तरह के फल खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, मैंगोज हो गया, और उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। अब ये जो सीड्स होते हैं ये नए प्लांट्स बन जाते हैं, है ना, अगर इन्हें सही वातावरण मिलता है, जो चीज़ें इन्हें इनके ग्रोथ के लिए चाहिए होती है वो इन्हें एप्रोप्रिएट मिल जाता है तो इनका ग्रोथ हो जाता है। सिमिलरली बर्ड्स
ईट फ्रूट एंड swallow देयर सीड्स। बर्ड्स जो है फ्रूट को खाते हैं और उनके सीड्स को निकल जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड सीड्स देन कम आउट एज इट इज़ इन देयर फेसेस एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स, है ना। गंदगी के साथ जो है जो अनडाइजेस्टेड सीड्स हैं वो बाहर निकल आते हैं और नए प्लांट्स में वो जर्मिनेट हो जाते हैं। Some seeds have sticky hair, bristles, hooks और barbs। कुछ सीड्स जो होते हैं मतलब चिपचिपे होते हैं, उनके पास जो होते हैं ना चिपचिपे बाल की तरह होते हैं, हेयर। ब्रिसल्स कांटेदार, है ना। हुक्स मतलब फंस जाता है, चिपक जाता है, हुक्स और बार्ब्स। दीज गेट ट्रांसपोर्टेड बाई स्टिकिंग टू द फर ऑफ एनिमल्स। अब ये सीड्स जो हैं ये चिपक जाते हैं जानवरों के फर से, है ना, और इवन टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और लोगों के आदमी के इंसानों के कपड़ों में भी ये चिपक जाते हैं। अब उसके बाद है एक्सप्लोजन। सम फ्रूट स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग द सीड पॉड्स। कुछ फल जो होते हैं वो अपने बीजों को फैलाते हैं थ्रू एक्सप्लोडिंग, मतलब वो एक ही बार बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होकर के सीड्स को झटके से बाहर फेंक देते हैं, है ना। सीड पॉड से जो है सीड को झटके से वो बाहर फेंकते हैं। सीड पॉड्स वो होता है जिसके अंदर में सीड होता है। व्हेन द सीड्स आर राइप एंड द पॉड हैज़ ड्राइड। जब सीड पक जाता है और पॉड जो होता है वो सूख जाता है, इट बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स आर स्कैटर्ड। ये खुल जाता है, बर्स्ट होके खुलता है, और मतलब इतना झटके से खुलता है ये कि सीड जो है अपने आप बाहर दूर फेंका जाता है, और दूर फेंका जाने के बाद वो फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉड्स ऑफ स्कर्टिंग कुकुम्बर स्प्रेड देयर सीड्स बाय एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल के लिए ये जो है आपको स्क्वर्टिंग कुकुम्बर, ये जो है थ्रू एक्सप्लोजन अपने सीड्स को स्कैटर करता है, फैलाता है। अब आगे फिर से बिंगो बाबू कुछ पूछ रहे हैं। द अदर नेम ऑफ सीड लीव्स। द अदर नेम ऑफ सीड लीव्स क्या है? कोटिलेडन। द एजेंट विच डिस्पर्सेस सीड्स हैविंग विंग्स और हेयर ऑन देम। तो ये एजेंट है विंड। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये प्रोसेस, इसको हम डिस्पर्सल कहते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है सीड से होता है, लेकिन प्लांट्स का ग्रोथ जो है उनके अदर पार्ट्स से भी होता है। अभी हम देखेंगे। Reproduction from other parts. We have read in earlier classes that plants can also grow from other parts besides seeds. Seeds के अलावा जैसा कि हमने पढ़ा है कि plants other parts से भी grow होता है। These parts may be roots, ये roots हो सकता है, stem हो सकता है, या फिर और the leaves of the parent plant, या फिर parent plant के पत्ते भी हो सकते हैं। For example, plants like rose grow from stem कटिंग्स। अभी जैसे रोज़ प्लांट है, वो है अगर उसके स्टेम को काट करके अगर हम दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो फिर प्लांट में ग्रो कर जाता है, वो रोज़ प्लांट बन जाता है। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड दालिया ग्रो फ्रॉम रूट्स। ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो है, दालिया है, ये रूट्स से ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक बेगोनिया एंड ब्रायोफिलियम ग्रो फ्रॉम लीव्स। ये जो प्लांट्स हैं जैसे बिगोनिया है और ब्रायोफिलियम है,
ये पत्ते से ग्रो करते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम इज पोटैटो। पोटैटो स्टेम से ग्रो करता है, ये आलू। वी ऑलरेडी नो दैट पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड। जैसा कि हम जानते हैं कि पोटैटो जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है और वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेता है। इट हैज़ बर्ड्स known as eyes on it from where new plants can arise। इनके पास बर्ड्स होते हैं जिसे आइज कहते हैं और वहाँ से नए प्लांट्स का जन्म होता है। Crops and agriculture। Plants provide food, oxygen, medicine, timber, etc. to us। Plants हमें खाना देता है, ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन देता है, लकड़ियाँ देता है इत्यादि। We grow plants on a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs। हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं बड़े पैमाने पे ताकि हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना मिल सके और दूसरे प्रोडक्ट्स मिल सके ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये जो प्रैक्टिस है जिसमें कि हम प्लांट्स को उपजाते हैं बड़ी मात्रा में, हाँ, ताकि हमें फूड मिल सके, खाना मिल सके और दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ें मिल सके, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन इन वन फील्ड। है ना, हम लोगों ने देखा है कि जो प्लांट्स हैं एक ही तरह के एक ही फील्ड पे, मतलब एक ही खेत में एक ही तरह के पौधे उपजाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए पर्टिकुलर फील्ड यू विल सी ओनली व्हीट प्लांट्स एंड ओनली राइस प्लांट्स। अभी जैसे चावल के खेत में केवल चावल की ही खेती आपने देखी होगी, व्हीट के खेत में आपने केवल व्हीट की ही खेती देखी होगी। यू विल नेवर फाइंड ए फील्ड इन विच ऑल द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हाँ, आपने कहीं भी ऐसा कोई खेत नहीं देखा होगा कि जिसमें अलग अलग तरह के उसमें प्लांट्स बोए गए हों। प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप्स। प्लांट्स को हम क्रॉप्स भी कहते हैं, फसल। द पार्टिकुलर एरिया इन विच ए क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड ए फार्म। है ना, एक पार्टिकुलर एरिया मतलब एक खास जगह हम ले लेते हैं और वहाँ पे हम खेती करते हैं, वहाँ पे हम प्लांट्स को बोते हैं, उसे हम फार्म कहते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन ए फार्म इज नोन एज ए फार्मर। और जो आदमी उस फार्म पे काम कर रहा होता है, मतलब उस खेत में काम कर रहा होता है, एक जगह ले लेते हैं, उसको हम खेत बना देते हैं, वहाँ पे हम प्लांट्स को उपजाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और वो जो है, जो खेत है, उसे हम फार्म कहते हैं। और उस खेत में जो काम करता है, उस फार्म पे जो काम करता है, उसे हम फार्मर कहते हैं। While growing a particular crop, the following points should be kept in mind। अगर कोई खास फसल अगर हम उपजा रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो well in different types of soil। The seeds should be sown in the right type of soil to ensure maximum production of crops। अब अलग अलग फसल जो है वो अलग अलग तरह की मिट्टी में उनका सही उपज होता है। उन्हें जो मिट्टी सूट करता है वो उसमें सही उपजते हैं। द सीड्स शुड बी शोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी उनको सूट करता है
उसी मिट्टी में सीड्स को बोना चाहिए। वही है राइट टाइप ऑफ सॉइल टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उपज सके, उसका हम 100% बेनिफिट ले सकें, उसके लिए हमें सीड्स को उसी मिट्टी में बोना चाहिए जिस मिट्टी में वो सूट करता है। It is very important to use good quality seeds, otherwise we will not obtain a good and healthy crop. अगर हम सही बीज नहीं लगाएंगे, अगर अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं लगाएंगे तो हमें अच्छी फसल का उपज नहीं मिलेगा, है ना, हमें हेल्दी क्रॉप नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे क्वालिटी के सीड्स को हम लगाएं। Different crops grow in different seasons. For example, some crops like rice and maize are grown in summer from June to October. अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग फसल जो है वो अलग अलग सीजन में उपजते हैं। जैसे कि कुछ फसल जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, ये गर्मियों में जून से अक्टूबर में इनकी सही उपज होती है। दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम आर सोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे चने की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, इन्हें हम जाड़ों में बोते हैं, नवंबर से अप्रैल के बीच में। इन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन। इसीलिए हमें सही बीज को सही सीजन में, जिस सीजन में वो उपजते हैं, जो सीजन उनको सूट करता है, उसी सीजन में हमें बोना चाहिए। जो मिट्टी उन्हें सूट करता है उसी मिट्टी में हमें उन्हें बोना चाहिए। The crop is prone to damage by pests, birds, grazing animals and diseases. It can be protected in the following ways. फसल जो है, प्लांट्स जो है, क्रॉप जो है, अगर हम उनका सही देखभाल नहीं करेंगे तो पेस्ट, ये छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, हाँ, इनसे पेस्ट हो गया, बर्ड हो गया, ग्रेजिंग एनिमल्स हो गया और कुछ बीमारियां हो गई, इनसे हमें इन्हें बचा के रखना पड़ता है। अगर हम इन्हें इन चीज़ों से सुरक्षा नहीं देंगे तो चांसेस है, ज़्यादातर चांसेस है कि क्रॉप जो है डैमेज हो जाएगा, इनमें से किसी एक चीज़ से या फिर इन सारी चीज़ों से क्रॉप डैमेज हो जाएगा। इट कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। इन तरीक़ों से हम पेस्ट से, बर्ड से और ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब जैसे कि खटाल वाले हैं, वो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, वो जानवर जाते हैं जंगलों में, चाहे जो जगह उन्हें मिलता है चरने के लिए, वहाँ पे वो जो प्लांट्स मिलता है खाने के लिए वो जा कर के वो खाते हैं, इसलिए उनसे बचाना ज़रूरी होता है। तो हमें प्रॉपर फेंसिंग क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर फेंसिंग, हमें उन्हें ठीक से उन्हें घेर देना चाहिए। स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये कीड़े मारने वाली दवा होती है, इन्हें स्प्रे करना चाहिए। पेस्टिसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेस्ट को मारने वाली दवा होती है। यूजिंग स्केयर क्रोज मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कि खेतों में आपको लकड़ी का बना करके एक आदमी जैसा गाड़ देते हैं किसान, ताकि उससे जो है पक्षी डर के नहीं आते हैं खेतों में। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर्स, जो फसल की कटाई होने के बाद जब उन्हें सही जगह पे स्टोर करनी चाहिए, सील कंटेनर्स मतलब बर्तन एकदम बंद होना चाहिए और एक सील्ड कंटेनर में उन्हें बंद करके स्टोर करना चाहिए।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेस्ट्स किसे कहते हैं? पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्म्स कैटल, क्रॉप्स और ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, रैट्स, वीड्स एट्सेट्रा आर पेस्ट्स. पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि फसल का नुकसान करता है, कैटल का नुकसान करता है, लोगों का नुकसान करता है. कैटल मतलब पशुओं का नुकसान करता है, जो जैसे गाय भैंस किसी ने पाल के रखा है तो. और ह्यूमंस लोगों का नुकसान करता है. एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हो गया, रैट्स हो गया, चूहे हो गए. वीड्स आपको वो प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स जो कि अनवांटेड प्लांट्स, जो कि मेन प्लांट्स के साथ वो ग्रो हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं. तो इन्हें मारने के लिए दवा होती है, उन्हें हम पेस्टिसाइड कहते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रॉप्स किसे कहते हैं? प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रो इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स. एक खास तरह की, एक खास प्लांट की खेती, जैसे वीट की खेती, एक बड़े से फील्ड पे हम वीट की खेती कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. इसके अगले वाले पार्ट में मैं इसके ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करूँगा.